प्राचीन काल में विक्रम नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा विक्रम अपने साहस और पराक्रम के लिए बहुत मशहूर थे। राजा विक्रम अपनी प्रजा से बहुत ही जुड़े रहते थे। उनके जीवन के दुख दर्द जानने के लिए रात में भेष बदलकर अपने नगर में घूमते थे। बेसहारा और दुखी प्रजा का दुख भी दूर करते थे। किसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह अपनी तांत्रिक विद्या बढ़ाने के लिए 32 लक्षण वाले ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का सोचता है ताकि उसकी शक्तियां 4 गुना बढ़ जाएं। यह सोचकर तांत्रिक गांव-गांव घूमना शुरू करता है। एक दिन तांत्रिक ने जैसा उसे ब्राह्मण पुत्र चाहिए था उसे ढूंढ लिया। तांत्रिक उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, पर वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है और वहां उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचने के लिए शक्तियां देता है और वहीं प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है। और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बेताल होता है। ब्राह्मण पुत्र की उम्र काफी कम होती है। बच्चा मन यह नहीं समझ पाता कि वह जिससे मदद ले रहा है वह भी उसे ठग कर मनुष्य से प्रेत बना रहा है। तांत्रिक के डर से वह वही करता है जो वह प्रेत कहता है। तांत्रिक बहुत कोशिश करता है उस बालक को पेड़ से नीचे उतारने की, पर वह नहीं कर पाता है। एक दिन तांत्रिक को राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य गाथाओं के बारे में सुनता है, तो वह सोचता है क्यों न इस राजा की मदद से उस बालक को पेड़ से नीचे उतारा जाए। राजा विक्रम से उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत बेताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रम अपनी प्रजा का काम समझकर उस तांत्रिक की असल मंशा से अनजान उसका काम करने निकल पड़ते हैं। राजा विक्रम पेड़ से बेताल को हर बार उतार लेते और उस तांत्रिक के पास ले जाने लगते। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बेताल कहानी सुनाने लगता और यह शर्त रखता है कि कहानी सुनने के बाद यदि राजा विक्रम ने उसके प्रश्न का सही उत्तर ना दिया तो वह राजा विक्रम को मार देगा, और अगर राजा विक्रम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह रूठकर फिर से अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाएगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। किसी गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम राजू था। वह स्त्री कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। राजू कामचोर और आलसी लड़का था। वह दिन रात गांव में घूमता फिरता रहता था। घर पर मां की किसी भी काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। राजू के पास एक दिव्य शक्ति थी। राजू जो भी सपना देखता वह हकीकत बन जाता था। राजू के साथ एक बड़ी परेशानी भी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे, और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन राजू को सपना आता है कि कुछ लोग विवाहित परिवार और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। राजू ने जिस लड़की को सपने में देखा वह थोड़ी देर बाद उसे अपने ही घर में नजर आती है। वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने राजू की मां के पास आती है। राजू फौरन उसे अपने सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की घबराई हुई अपने घर जाकर अपनी मां को राजू की बात बताती है, पर सब लोग इस स्वप्न वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वरवधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है। इस पूरी घटना में राजू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। शक की बिना पर सारे लोग मिलकर राजू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात राजू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधराइन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन ही जलकर खाक हो जाता है।
तभी अगले ही दिन चौधराइन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर राजू की मां के पास पहुंचती हैं। वह उसे गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात राजू फौरन अपनी मां और चौधराइन से कह देता है। चौधराइन गुस्से से लाल हो जाती है। राजू की मां को ही कहने लगती हैं कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधराइन गुस्से में जलीकटी सुनाकर मां बेटे को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती हैं। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं। फिर भी किसी ना किसी तरह आग की चिंगारी चौधराइन के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते देखते पूरा मकान जलकर खाक हो जाता है। चूंकि राजू इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान का बोलकर गांव वाले टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। राजू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, राजू एक दूसरे राज्य में अपनी मां के साथ चला जाता है। राजू सोचता है मेरी वजह से मां को भी गांव छोड़ना पड़ा, अब मैं कुछ काम करूंगा। मां को घर में आराम करने को बोलूंगा। उसी दिन उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम भी मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दें। राजू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी चौकीदारी करते वक्त अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। राजू चौंक कर उठ जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। राजू सुबह चौकीदारी का काम खत्म कर घर जाने लगता है, तभी उसे राजा के सोनपुर जाने की बात मालूम होती है। तभी उनका रथ रुकवाकर अपने स्वप्न वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। अगले ही दिन समाचार में आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत राजू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। वह राजा विक्रम से प्रश्न करता है कि बताओ राजा ने राजू को पुरस्कार क्यों दिया, और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि राजू के सपने की वजह से राजा की जान बच गई, इसलिए राजू को पुरस्कार दिया गया, और राजू चौकीदारी के वक्त सो गया इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ की ओर उड़ जाता है।